प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 18 को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए। आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार। आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रधान सेवक या आपका नरेंद्र मोदी कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आखिर इंसान तो है। मोदी क्या कहता है? मोदी तो कहता है भाई ये तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो आगे है। जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। करप्शन पर कार्रवाई, ये मेरा कमिटमेंट है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। 11 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने न्यूज 18 के साथ 12 बार एक्सक्लूसिव संवाद किया। पीएम मोदी ने अपने सपनों को हमारे साथ साझा किया, देश की विकास की तस्वीर समय समय पर पेश करते रहे, राजनीति, समाज और राष्ट्रहित के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। डिप्लोमेसी में मानवीय मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व देने वाली हमारी नीति ने दुनिया को एहसास कराया है कि भारत सिर्फ अपने हित के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक मानवता के लिए भी काम कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास का हमारा मंत्र देश की सीमाओं के दायरे में बंधा हुआ नहीं है। साल 2016 में पीएम मोदी को देश की बागडोर संभाले 2 साल से कुछ ही ज्यादा वक्त हुआ था और उन्होंने न्यूज 18 के जरिए देश को बताया कि किस तरह से दिल्ली में वो अपने पैर जमाने में कामयाब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोग कहते हैं कि लुटियंस दिल्ली को शायद आप रास नहीं आए। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको दिल्ली रास आ गई? एक ऐसे लोगों के आज जमावड़ा दिल्ली के सत्ता के गलियारों में काम करता रहा है और ये लोग कुछ लोगों को समर्पित है। हो सकता है उनके निजी फायदों के लिए होंगे, निजी कारणों से होंगे, और सवाल मोदी का नहीं है। आप इतिहास की तरफ देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ। यही जमात सरदार को एक गांव का सामान्य बुद्धि क्षमता वाला व्यक्ति के रूप में ही पेश करता रहा। मोरारजी भाई के साथ क्या हुआ। मोरारजी भाई क्या काम किया, क्या नहीं किया, कभी दुनिया को पता ही नहीं चलने दिया। वो क्या पीते थे इसी की चर्चा करते रहे। चौधरी चरण सिंह के साथ क्या हुआ, उनकी मजाक उड़ाई जाती थी। तो मेरी एक मजाक उड़ाई जाती है, मुझे बड़ा भला बुरा कहा जाता है, मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ ठेकेदार हैं जो कुछ लोगों को समर्पित हैं। वे शायद इस देश की जड़ों से जुड़े हुए इंसानों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के साथ ही पीएम मोदी का विजन क्लियर था और इसकी झलक देखने को मिली थी फरवरी 2019 में, जब पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। खास बात यह कि इस एयर स्ट्राइक से कुछ ही घंटे पहले पीएम मोदी न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया समिट में आए थे, लेकिन उन्होंने एहसास नहीं होने दिया था कि कुछ घंटों बाद भारत इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। माहौल तो ऐसा ही था।
और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को। और वो एक दिन था और एक दिन आज है। और आपने देखा होगा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है। बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। – 2019 चुनावी साल था। पीएम मोदी न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया समिट में आए तो उनके तंज में वो विरोधी थे जो मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। अब सोचिए, किसी को चारा घोटाला करना हो तो कैसे कर पाएगा? क्योंकि अब तो सीधे मोबाइल पर मैसेज आता है। कच्ची पक्की पर्ची का तो सारा इंतजाम ही मोदी ने खत्म कर दिया है। और इसलिए ही तो ये जो मुझ पे जुल्म हो रहा है ना, पानी पी पी करके ठोकते रहते दिन रात, उसका कारण क्या है? ये सबकी दुकानें बंद हो गई है जी। भाई और बहनों, जिसके लिए मैंने लूट के रास्ते बंद किए हैं, वो मुझसे आजकल इतना स्नेह दिखा रहे हैं कि पूछिए मत। शायद दिन में 100 बार मुझे याद करते हैं। एक मंच पर इकट्ठा होकर इतनी गालियां शायद ही किसी को दी गई हो। 2019 के चुनाव में पीएम मोदी की जाति की भी बात हुई, लेकिन न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री ने जो बातें रखी उनमें फोकस साफ था, विरोधियों के सवालों के जवाब राष्ट्र निर्माण के साथ। जहां तक जाति का सवाल है, मैं गुजरात में इतने साल रहा, किसी को मेरी जाति का पता नहीं है, न मेरा जाति से कोई लेना देना रहा है। और मुझे लगता है कि अगर कोई कहे तो मेरी जाति गरीब की जाति है। मैं हर गरीब की जाति का हूं, हर गरीब मेरी जाति का है। और मैं मन से मानता हूं कि आजादी के इतने सालों के बाद हमारे गरीब का ये हाल मुझे बड़ा पेन करता है, बड़ा दर्द करता है। और ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते थे। 2019 में पीएम मोदी ने न्यूज 18 को 3 इंटरव्यू दिए और उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस की राजनीति शुरुआत से ही जमीनी नेताओं से परहेज करती रही है और वंशवाद को बढ़ावा देती रही है। मैं वंशवाद का सैद्धांतिक विरोध करता हूं। व्यक्तिगत मैंने कभी किसी पे हमला नहीं किया और इसलिए इस प्रकार से कोई सिंपैथी गेन करने के लिए मोदी हमारे साथ ये कर रहे हैं, मोदी हमारे साथ, मेरा कोई विरोध नहीं है। सैद्धांतिक विरोध है। वंशवाद भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। 2019 में मोदी सरकार वापस आई। पीएम मोदी ने इसकी वजह बताई। साल 2024 में जब चुनाव होने वाले थे, उससे पहले वो एक बार फिर न्यूज 18 की राइजिंग इंडिया समिट में आए और उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को आड़े हाथ लेने के साथ राष्ट्र निर्माण के अपने मंत्र को दोहराया। अलग अलग योजनाओं के करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी, वो लोग जिनका कभी जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कागजों पर वो जिंदा थे, योजनाओं के हकदार बन गए थे। हमने ऐसे 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए। आप हैरान हो जाएंगे, 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, उसको हमने हटाया।
आप कल्पना कीजिए ये कितना बड़ा घोटाला था, गरीबों का कितना बड़ा हक मारा जा रहा था। आज हमारी सरकार उसी गरीब को उसके खाते का पूरा राशन मुफ्त दे रहा है। आज वो गरीब जब मुझे आशीर्वाद देता है तो विपक्ष के मन में गालियां फूटती है। मोदी लगातार विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। हर चुनाव में उन्हें घेरने की कोशिश होती है और हर बार पीएम मोदी ने यही कहा कि वो ऐसे सियासी हमलों का जवाब अपने काम से देंगे। इस चुनाव में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं। औरंगजेब कहा गया महाराष्ट्र के एक नेता ने, एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक कहा, फिर उसके बाद तानाशाह कहा। क्या आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है इससे? भाई देखिए, हम तो कामदार हैं, ये नामदार है और हम कामदार लोग जन्म से ही गालियां सुन करके बड़े हुए हैं, लोगों की लाते खाते बड़े हुए हैं और इसलिए इन चीजों को हम मन पे लेते नहीं है। हम एक प्रकार से गाली प्रूफ बन गए। आपको सच में तकलीफ नहीं होती? आप वाहिद ऐसे शख्स हैं पॉलिटिकली जिसको इतना कोसा गया है, और ये अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं आपसे कह रही हूँ। मतलब आप किसी भी पर्सनालिटी को सोचिए तो उसको विपक्ष की तरफ से ऐसे नहीं कोसा गया जैसे आपको कोसा गया है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि निंदक नियरे राखिए, और मैं ये साफ मानता हूं, अगर इतने आलोचक न होते, टीवी मीडिया का वो जमाने में थोड़ा कम था, लेकिन जो भी बैठे थे वो एक विचारधारा से प्रेरित लोग थे, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि इस आदमी को गालियां दे दे करके हम इस पूरे एक इंस्टीट्यूट को और पूरे एक विचार प्रवाह को ही तबाह कर देंगे। ये भूल गए कि उन्होंने ऐसा करके मुझे बहुत बड़ा बना दिया। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी पूरे कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। उन्होंने न्यूज 18 से 2024 में 6 बार बात की और हर बार उन्होंने यही बात कही कि भारत के विकास की यात्रा का अभी तो ये ट्रेलर है। अगर आप 10 साल के कालखंड में इन्फ्लेशन को भी ले, जो महंगाई की इतनी चर्चा करते हैं ना, तो ये 10 साल सबसे कम इन्फ्लेशन वाला कालखंड रहा है। ये मैं इतना सारा जो कहता हूं और हकीकत के आधार पर कहता हूं, कठोर परिश्रम करने के बाद अचीव किया है जी। पूरी सरकार को मोबिलाइज किया है और लक्ष्य को पार करने के लिए जी जान से जुड़ गए हैं। उसके बावजूद भी मोदी क्या कहता है? मोदी तो कहता है ये तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। तमाम आलोचनाओं के बीच भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का एक्शन जारी रहा। पीएम मोदी उन एजेंसियों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे जो करप्शन के जंजाल से देश को मुक्त करने के मिशन में लगी हुई हैं। पिछले कुछ सालों में आप लगातार 50 करोड़ के ढेर, 300 करोड़ के ढेर, 250 करोड़ के ढेर, 200 करोड़ के ढेर, देश चौंक गया है जी। आप कितना इसको दबाने की कोशिश करो, लेकिन देश के दिल दिमाग में स्थिर हो चुका है कि ये लूटने वाले लोग हैं। जो मुझे अनुकूल नहीं वो सब निकम्मा। ये जो सोच है ये टोटली अनडेमोक्रेटिक सोच है, और उसी में से कुछ पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, वो उसी सोच का परिणाम है कि रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अनुकूल नहीं हो। बॉयकॉट। वो अनडेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र की हत्या है वो। और इसलिए हमारी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वही हो रहा है। जैसे पत्रकार के साथ हो रहा है, तो मेरे अनुकूल नहीं तो निकम्मे। तो इंस्टीट्यूशन, तुम मेरे घर पे रेड मत करो, मैं तो चोरी करता रहूंगा, तो इंस्टीट्यूशन निकम्मी। ये जो लॉजिक चला है, मैं उसका उपाय क्या? उसका उपाय यही है कि हमने ऐसी शख्सियत और ऐसे शक्तियां उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा लीजिए। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाओ
कि फिर कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। पीएम मोदी ने न्यूज 18 पर यह भी साफ कर दिया कि देश में नफरत पैदा करने वाली साजिशों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है। ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहां दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है जी। वाल्मीकि समाज वहां रहता है, वहां पहली बार आरक्षण मिल रहा है। ये सब क्या बातें करते हैं जी। और उनकी हिम्मत है क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे। हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। कश्मीर के साथ ही आजादी के दशकों बाद पूर्वी भारत के राज्य मुख्य धारा में जुड़े हैं। वजह है पीएम मोदी का पूरे भारत को एक साथ लेकर चलना। पूर्वी भारत का इमोशनल इंटीग्रेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसे ध्यान में रखा जाता बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारी सरकार एक्ट ईस्ट एंड एक्ट फास्ट फॉर इंडिया ईस्ट के मंत्र पर चल रही है। और जब मैं एक्ट ईस्ट कहता हूं तो उसका विस्तार सिर्फ उत्तर पूर्व के राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी शामिल है। देश का यह वो हिस्सा रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया था। हमारी सरकार ने इस असंतुलन को खत्म करने और अधूरी परियोजनाओं को, अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम शुरू किया। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल पर खासतौर पर कई बयान दिए, जिनमें बंगाल और बंगाल के लोगों के लिए उनकी चिंता जाहिर होती दिखी। दुनिया पागल होकर के कोलकाता आना चाहती थी। ये महान विरासत है, इस यहाँ के लोगों की टैलेंट, यहाँ के लोगों का सामर्थ्य, यहाँ की भूमि की ताकत, इतनी पैदावार भूमि है, यहाँ के मिनरल्स, यानी एक प्रकार से समृद्धि का भंडार है। लेकिन इन्वेस्टर्स भाग गए, क्योंकि पहले लाल झंडे वालों ने बर्बाद करके रख दिया। छुट्टियां, हर दिन हड़ताल। इन्होंने आकर के उसी मॉडल को ले लिया और इन्होंने तो शुरुआत की, कोई इंडस्ट्री ना आए इसकी लड़ाइयां लड़ी। आज एक तरफ आपने इंडस्ट्रियों को भगाया, अब इन्वेस्टर सबमिट कर रही हो तो किसी के गले नहीं उतरता है कि घर आई हुई इंडस्ट्री को आपने लात मार करके भगा दिया। अब आप इन्वेस्टर समिट का नाटक करोगी तो कौन आएगा? न्यूज 18 से 11 साल में 12 बार पीएम मोदी ने बात की और उससे पता चला कि पिछले 11 साल में उभरते और आगे बढ़ते भारत के लिए ऐसी बुनियाद तैयार हुई है जिससे भारत को 21वीं सदी की ताकत के रूप में स्थापित करने का भरोसा पैदा हुआ है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसने सैटेलाइट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता हासिल की। भारत ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण करके दिखाया। भारत ने 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया। भारत ने 1000 मिलियन टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत हुई। पीएम मोदी का मिशन है 2047 तक विकसित भारत बनाना और वो इस यात्रा में न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट को एक मंच के तौर पर देखते हैं जहां भविष्य का रोड मैप तैयार होता है। नेटवर्क 18 ने
इस समिट के माध्यम से देश के युवाओं की क्रिएटिविटी, उनकी सोच, उनकी संकल्प शक्ति को जिस तरह सामने रखा है, वह सराहनीय है। आपने युवाओं को एंगेज किया, उन्हें देश की समस्याओं पर सोचने, सुझाव देने और समाधान खोजने का मंच दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्हें सिर्फ श्रोता नहीं, परिवर्तन का भागीदार बनाया। अब मैं देश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आग्रह करता हूं कि समिट के एंगेजमेंट को आगे ले जाएं। जो इनसाइट निकले हैं, जो सुझाव आए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट करें, स्टडी करें और पॉलिसी तक पहुंचाए। तभी ये समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक प्रभाव बन पाएगी। ब्लूप्रिंट हमारे सामने है। 2047 का टारगेट तय है। अलग अलग मोर्चों पर हासिल क्या करना है, रणनीति भी तय है। पीएम मोदी ने इसी को राइजिंग भारत नाम दिया है। देश के लोगों में, देश को चलाने वाली व्यवस्थाओं में किस तरह का एक हौसला पैदा हुआ है, एक भरोसा आया है। जो परिवर्तन लोग अपने सामने देख रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं, उससे हर भारतीय में ये विश्वास आया है कि 21वीं सदी का भारत अपनी कमजोरियों को छोड़कर, अपने बंधनों को तोड़कर भारत आगे बढ़ सकता है। भाई और बहनों, यही वजह है कि आज पूरा विश्व भारत के इस उदय को, राइजिंग इंडिया को मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है। भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी खुद को कहां पाते हैं? जो इंसान वर्तमान में जीने का शौकीन हो, वो इतिहास की चिंता क्यों करे? और जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि अपने लिए कुछ करें। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि सरकारों ने भी अपनी छवि बनाने की भरपूर कोशिश की, राजनीतिक दलों ने भी अपनी छवि बनाने की भरपूर कोशिश की, शासन पर बैठे हुए लोगों ने भी अपनी छवि बनाने की भरपूर कोशिश की। काश अच्छा होता, अपनी छवि के बजाय हमने देश की छवि बनाने के लिए अपने आप को खपा दिया होता। 125 करोड़ देशवासी, ये इतिहास की अमर कथा है। उन 125 करोड़ देशवासियों में एक मोदी होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। ऐसी ही मोदी की पहचान हो, वो 125 करोड़ में खो गया हो, 125 करोड़ में लिप्त हो गया हो, इतिहास के किसी पन्ने पर नजर ना आता हो। अगर ऐसी जिंदगी जी करके जाऊं, अपने आप को पूरी तरह खपा दूं, आहूत कर दूं, तो उससे बड़ा जीवन का आनंद क्या होगा? यही खुशी होगी। मेरी पूरी तपस्या या मेरा फोकस देश बने इसके लिए है। अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीना है तो देश के लिए, और मरना भी है तो देश के लिए। जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी ने पूजा है। और ये मोदी की गारंटी है।